हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि डिफाइंग यूएस वार्निंग ईरान क्लैम्प्स डाउन ऑन प्रोटेस्ट्स। यूएस बोला था कि ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं उसको अगर कुछ किया गया तो हम लोग एक्शन लेंगे। तो उसी में ईरान डिफाई कर रहा है। देखिए, इस बार ईरान और जो मिडल ईस्ट है वो बहुत न्यूज़ में है। हर साल ही रहता है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है। तो उसका मैप आप लोग एक मतलब ध्यान में रखिएगा कि इधर ईरान है, फिर पर्शियन गल्फ है, फिर सऊदी अरेबिया है, रेड सी है, येमेन है, ओमान है। फिर ईरान जो है वो कैस्पियन सी से भी जुड़ा हुआ है। फिर कैस्पियन सी का जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज़, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में आ रहा है। और ये जो भी इम्पोर्टेंट मैप है ना, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो उसमें एक पीडीएफ बना के डाला हुआ है जो भी इम्पोर्टेंट मैप्स है वर्ल्ड का, जो अभी न्यूज़ में चल रहा है। फिर बाद में कुछ और आएगा तो वो भी बना के डाल देंगे। फिर तारिक रहमान जो थे, खालिदा जिया के बेटे, उनको बीएनपी का चेयरपर्सन बना दिया है। फिर इंडिया बांग्लादेश पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वेस्ट बंगाल अब ईडी का जो सर्च किया है उसके खिलाफ अब प्रोब करने वाला है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस में देखिए आज क्या न्यूज़ है। पहला न्यूज़ है कि एरोसोल्स अलोफ्ट लिफ्ट थिकन विंटर फॉग नॉर्थ इंडिया। ये बोल रहा है आईआईटी मद्रास का स्टडी। बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो एरोसोल क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है हवा में, वो जो होता है वो विंटर फॉग को और थिक बनाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो भी क्लाउड जब फॉर्मेशन होता है ना, तो वैसे हवा में नहीं होता है, वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसके अराउंड क्लाउड बनता है। तो एरोसोल रहता है तो ये स्टडी बोल रहा है कि एरोसोल रहेगा तो ज़्यादा फॉग बनेगा। तो ये फॉग होता क्या है, तो ये आपको नहीं पूछेगा यूपीएससी कि एरोसोल से ज़्यादा फॉग होता है, वो पूछेगा फॉग पे। तो फॉग इज अ फेनोमेना इन विच टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स रिमेन सस्पेंडेड नियर द अर्थ सरफेस, रिड्यूसिंग विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि एक क्लाउड है जो सरफेस के पास है। ये बनता कैसे है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए। सबसे पहला एक काम विंड्स होना चाहिए ताकि जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर हाई ह्यूमिडिटी होगा तभी वो क्लाउड फॉर्मेशन होगा या फॉग फॉर्मेशन होगा। ह्यूमिडिटी नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्योंकि उसको चाहिए कूल, मतलब टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, तो उसके कारण लॉन्ग विंटर नाइट्स होना चाहिए। एक यहाँ पे जो लिखने भूल गए हैं वो है क्लाउडलेस होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाउड रहेगा ना तो वो रिफ्लेक्ट करेगा हीट को। फॉग कैसे बनता है कि जो सरफेस है वो हीट को रेडिएट कर देता है, तो नीचे का जो सरफेस के पास टेम्परेचर रहता है वो बहुत कम हो जाता है और उसके ऊपर जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो नीचे जो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो ड्यू पॉइंट, मतलब जहाँ पे कंडेंसेशन हो सके, वो टेम्परेचर के नीचे जाता है और जो भी वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है वो फॉग में बदल जाता है। तो क्लाउडलेस लाइट नाइट होना भी ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, एक टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन अभी बताया कि यूजुअली क्या होना चाहिए कि नीचे जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर घटना चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसका भी सर्टेन कुछ कुछ कंडीशंस होता है। तो जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन ये है, देखिए नीचे में यूजुअली जो है नॉर्मल टेम्परेचर वो होना चाहिए, यहाँ पे वार्मर है और यहाँ पे कूलर है। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि कूलर एयर जो है वो चला जाता है, वार्मर एयर ऊपर रह जाता है, और मतलब ये स्प्रेड हो जाएगा, वार्मर एयर ऊपर आ जाएगा और ऊपर कूलर एयर रहेगा। तो एक कूल लेयर के ऊपर एक वार्म एयर होता है, लेयर होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके कारण बनता है फॉग। और फॉग आपको ठंड में जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें आपको दिख जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये सब में आपको फॉग रात में, आप सुबह उठोगे तो वो उसको कोहरा बोलते हैं हिंदी में, या कुहासा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ये देखिए, हाउ अ डायमंड डिफेक्ट इज चेंजिंग क्वांटम फिजिक्स। जो डायमंड होता है वो यूजुअली क्या होता है, कार्बन एटम से बना होता है। उसमें कार्बन एटम को सर्टेन वे में आप वो डिज़ाइन करते हो, वो डायमंड बनता है। उसी से लैब ग्रोन डायमंड भी बनने लगा है। लेकिन इसमें क्या एनोमली होता है कि कार्बन का एक
जो एटम रहता है उसके जगह एक नाइट्रोजन एटम आ जाता है, और उसके साथ जो उसके बगल वाला जो रहता है लोकेशन, वो वेकेंट रहता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन वैकेंसी। तो ये नाइट्रोजन वैकेंसी के कारण जो डायमंड है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज लेता है, कि वो उस पर सर्टेन लाइट पड़ेगा तो वो कुछ और रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कुछ और, वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ और। तो ये जो भी स्टडी है इस पे फिर यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं जाएगा, वो आपको पूछेगा क्वांटम मैकेनिक्स पे, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो उस पे हम लोग आते हैं, उस पे वो देखते हैं क्या है। देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो है कि एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उसको पढ़ता है क्वांटम मैकेनिक्स। जो नॉर्मल जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, क्लासिकल फिजिक्स, वो अप्लाई नहीं करता है क्वांटम स्टेट में। जब आप क्वांटम लेवल पे जाते हो तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो अप्लाई नहीं करता है। इसका तीन चार मेन प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला है सुपरपोजिशन। देखिए, ये सब अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग भी पढ़ोगे तो आएगा, लेकिन ये सब मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है क्वांटम मैकेनिक्स का है। तो पहला है सुपरपोजिशन। क्या होता है कि अ क्वांटम सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और पोजिशन साइमल्टेनियसली, ओनली व्हेन वी मेजर इट डज इट फॉल इनटू अ डेफिनिट स्टेट। मतलब जैसे आप एक सिक्का को उछालते हो और वो जब तक हवा में है तब तक आप बोल रहे हो कि भाई वो हेड्स भी हो सकता है, वो टेल भी हो सकता है, आप श्योर नहीं हो। फिर वो जब आपके हाथ में गिरेगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा असल में ये हेड है कि टेल है। तो वही यहाँ पे सुपरपोजिशन उसी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मल्टीपल स्टेट्स में वो हो सकता है। एक चीज जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको याद रखना है कि ये प्रोबेबिलिटीज का वो है, लॉ है, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, साथ में कुछ भी हो सकता है। तो एक पहला हो गया सुपरपोजिशन। दूसरा है इंटेंगलमेंट, कि टू और मोर पार्टिकल्स बिकम लिंक्ड इन सच अ वे दैट द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल इंस्टेंटली इन्फ्लुएंसेस द स्टेट ऑफ द अदर पार्टिकल। कि दो, फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इंटेंगल्ड हैं अगर, तो एक को अगर आप चेंज करिएगा तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। तीसरा है वेव पार्टिकल डुअलिटी। पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर। या तो जैसे क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि या तो कोई चीज वेव हो सकता है या पार्टिकल हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि वो वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है। जैसे लाइट है, फोटोन है, इट एक्ट्स एज ए वेव ऑल्सो एंड इट एक्ट्स एज ए पार्टिकल ऑल्सो। तो ये तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। चौथा है डिकोहेरेंस, प्रोसेस बाय विच क्वांटम सिस्टम लूज देयर क्वांटम स्टेट ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अभी क्या है कि आप किसी कोई क्वांटम स्टेट में कोई पार्टिकल है, उसको उस स्टेट में रखने के लिए बहुत एक स्पेसिफिक सिचुएशन कंडीशंस चाहिए। जैसे वो फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वो हो सकता है। तो ये वाला जो है डायमंड का, इसमें एक क्या खासियत है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी क्वांटम स्टेट में अचीव कर सकता है अपने आप को। इसलिए आप देखोगे क्वांटम कंप्यूटर्स जो होता है वो एकदम आइसोलेटेड जगह पे होंगे, एकदम ठंडे रूम में होंगे, क्योंकि उनको बाहर से अगर हल्का सा भी इंटरफेरेंस, इवन साउंड अगर आ गया तो उनका क्वांटम स्टेट खत्म हो जाएगा, वो डिकोहेरेंस में चले जाएंगे। तो ये जो डायमंड है, नाइट्रोजन क्या था, नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कि ये रूम टेम्परेचर में क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अलावा कुछ हैं जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मेजरमेंट, क्वांटम टनलिंग। देखिए ये चार जो है ना, पहला चार, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, डिकोहेरेंस, आपको इसको वन लाइन में जानना चाहिए कि ये क्या है। लेकिन ये तीन जो है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मेजरमेंट, क्वांटम टनलिंग, ये आप बस याद रखिए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मेजरमेंट, क्वांटम मेजर, ऐसे क्वांटम मेजरमेंट और टनलिंग तो नहीं पूछेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिकोहेरेंस, वन वर्ड एसोसिएशन भी दे सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा प्री में। फिर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज क्या क्या है, सबसे बड़ा तो क्वांटम कंप्यूटिंग का है। अभी इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को क्वांटम स्टेट में रखना बहुत मुश्किल है। फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, की क्रिप्टोग्राफी होता है जैसे कि हिडन मैसेजेस भेजना।
उसमें आप क्या करोगे, अभी क्या होता है कि जो सबसे कॉमन जो तरीका है वो लेते हैं कि एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर लेते हैं, बहुत बड़ा प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसको उस मैसेज को डिकोड करना है, उसको दोनों में से एक प्राइम नंबर पता रहना चाहिए। तो दोनों पार्टीज के पास वो नंबर है, वो जैसे ही वो कोड आएगा वो एंटर करेंगे और वो पता चल जाएगा। वो इतना बड़ा नंबर रहता है कि सुपर कंप्यूटर्स भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अगर हम लोग सक्सेस हो जाता है, तो ये सब जो होगा ना, ये जो नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी है, ये सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। फिर क्वांटम मटेरियल्स है, जैसे क्वांटम डॉट होता है, तो मटेरियल साइंस में भी क्वांटम मैकेनिक्स का यूज हो रहा है। उसके बाद क्वांटम मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट, वो कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, तो उसमें क्वांटम मेट्रोलॉजी में भी यूज हो रहा है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आ सकता है इससे क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला है, डू प्लांट्स लिसन टू म्यूजिक, ये हम छोड़ दिया, स्किप्ड इट। फिर वाई वॉज बेल डिनाइड टू उमर एंड शर्जील, उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें दो मेन बात है जो कोर्ट बोला है। पहला कि ये लोग जो है, ये दोनों जो उमर और शर्जील हैं, इनको बोल दिया कि ये लोग भाई, ये लोग जो मास्टर माइंड है, और बाकी जो पांचों को बेल दिया, वो लोगों को बोला कि दे वर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो पहले क्या, एक हायरार्की ये सेट कर दिया कोर्ट कि ये ऊपर है और वो लोग नीचे हैं, तो इनको बेल नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बोला कि जस्ट बिकॉज यू हैव बीन इन जेल फॉर 5 years और 6 years विदाउट ट्रायल डज नॉट मीन दैट यू हैव अ राइट टू बेल। ये दो पॉइंट जो जस्टिस थे अरविंद कुमार और एक थे, उनका बेंच ने ये डिसीजन दिया था। पहला कि एक हायरार्की सेट किया कि कल्प्रिट्स का, और दूसरा बोला कि जस्ट बिकॉज कि आप लोग एक लॉन्ग इनकार्सरेशन आपका हो गया है, आप बिना ट्रायल का तो ऐसा नहीं है कि आपको बेल मिल जाएगा। इज हायरिंग लॉबी फर्म्स कॉमन इन डिप्लोमेसी। अभी कुछ दिन पहले आया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ढेर सारा लॉबिस्ट को हायर किया था ओवल ऑफिस, मतलब यूएस का जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, उसमें कुछ हाई ऑफिशियल से बात करने के लिए। तो उसी में दिया हुआ है कि इज इट कॉमन, कि क्या हायरिंग लॉबी कॉमन है या नहीं, बस ऐसे ही दिया हुआ है। हाउ विल द यूएस एग्जिट अफेक्ट क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए, क्लाइमेट जो यू का जो मेन जो बॉडी है, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका यूएस अभी उसको एग्जिट कर दिया है। उसके साथ साथ ढेर सारे 66 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एग्जिट किया है। तो उसी पे दिया हुआ है कि अफेक्ट क्या होगा। अब एक अफेक्ट जो ये बोल रहा है फंडिंग का है, कि भाई तुम ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज को था कि फंडिंग करना है, अब यूएस उसमें से बहुत बड़ा फंडर था, फंड करता था, तो वो चला गया, तो बाकी कंट्रीज बोलेंगे कि भाई क्या हम लोग भी क्यों ही करें, या हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स रहा है हिस्टोरिकल, यूएस हिस्टोरिकली, वो जब छोड़ के चला गया, तो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज बोलेंगे जब वही चला गया तो हम लोग क्यों बर्डन लें। तो ये दो तीन आर्ग्यूमेंट्स इसका दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग यूएनएफसीसीसी और एनडीसी और ये सब डिस्कस किए थे 2-3 दिन पहले। तो इसमें आप लोग अभी तो नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल में 1-2 दिन पे आप चेक करोगे तो उसमें आपको यूएनएफसीसीसी पे भी और नोट्स बना के हम डाल देंगे, और खास करके जो COP 29 और COP 30 है, क्योंकि यूपीएससी को आदत है 1-2 साल पुराने से पूछने का। तो ये आप पढ़ लेना, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ यूपीएससी पूछ सकता है कि यूएस के छोड़ने पे, क्योंकि एक बार और छोड़ चुका है ये। तो ट्रम्प इज डूइंग एनीथिंग। साइंस हो गया, उसके बाद FAQ भी हो गया। फॉरेन में चलते हैं। यूएस एंड वेनेजुएला टेक फर्स्ट स्टेप्स इन रिस्टोरिंग टाइज आफ्टर माडुरोस कैप्चर। उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया है, वो लोग अब कुछ कुछ कर रहे हैं। अब ग्रीनलैंड को ये बोल रहे हैं कि हम भाई एक्वायर करेंगे, तो उसमें जो ग्रीनलैंड के लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं रहना है। एक कोई स्टडी किया गया है जिसमें ओपिनियन लिया गया है, तो 84% पीपल बोले हैं कि भाई हम लोगों को डेनमार्क के साथ रहना है। सीरियन आर्मी सेज स्टॉपिंग ऑपरेशंस इन एलेप्पो बट कुर्द्स डिनाई फाइटिंग इज ओवर। देखिए, कुर्दिस्तान बार बार न्यूज में रहता है, कुर्दिस्तान इधर है।
ये जो एरिया है ना, थोड़ा इराक में, थोड़ा ईरान में, ये कुर्दिस्तान है। अब ये चाहते हैं कि ये वाले एरिया को एक नया कंट्री बना दें। इसलिए जब आईसिस आया था, तब ये कुर्द्स, ये लोग बहुत आगे बढ़ के इन्होंने उसको हराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इनको लगा था कि जब ये हार जाएगा आईसिस, तो यूएस उनको कुछ अपना कंसेशन देगा उनके स्टेट के लिए। तो वो छोड़ के चला गया कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग अभी भी लड़ रहे हैं, सीरिया भी लड़ेगा, इराक भी लड़ेगा, टर्की भी उन लोगों को अटैक करते रहता है। तो कुर्द्स लोगों को थोड़ा, मतलब दे आर ट्राइबल ग्रुप, एथनिक ग्रुप हैं, उनको थोड़ा अपना स्टेट चाहिए। फिर देखिए, एक वो जो क्या, एक श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस था, उसमें ये लोग स्टूडेंट सब परेशान हो रहे हैं कि वो जो मेडिकल कॉलेज है उसको ख़त्म कर दिया गया है। मणिपुर में बॉम्ब अटैक के खिलाफ ये हो रहा है। मैन बुक्ड आफ्टर सिक्योरिटी ब्रीच, मेघालय सीएम अपील्स फॉर पीस, माइनर गर्ल रेप, 9 सिटर 4 इंजर्ड इन, ममता राइट्स टू सी सुवेंदु। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हम लोग एक बार डिस्कस किए थे, उसका एक्ट भी था, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इंडिया ब्लॉक टेकिंग कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टैंड, यूपी सीएम न्यू हार्मनी, फैमिली मेंबर्स आर रनिंग लेगेसी। ये लालू यादव की बेटी है, ये अब अपने परिवार को बोल रही है कि लेगेसी खत्म करने पर लगे हुए हैं। ये नीतीश कुमार हैं, सीएम साहब हैं। अंकिता भंडारी, कांग्रेस लॉन्चेज मनरेगा बजे, ये लोग 10 तारीख से करने वाले थे तो कर रहे हैं अपना। नो सेपरेट रिकॉग्निशन नीडेड फॉर एमबीबीएस सीट्स, अब ये ऐसे ही है, नॉट इम्पोर्टेंट। वुमेन डेड आफ्टर क्वैक, अब ये जो एक क्वैक होता है फर्जी डॉक्टर, उसने डिलीवरी कर दिया, महिला का डेथ हो गया। रोमियो जूलियट क्लॉज इन पॉक्सो, देखिए पॉक्सो एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये बोलता है कि जो बच्चे हैं बिलो 18 ईयर्स, इनके साथ अगर कोई जो एक्ट में यूज़ किया हुआ है वो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कि उसके अगर कोई लड़की है तो उसके वेजाइना में अगर कोई ये मतलब कोई मेल पार्ट या इवन अदरवाइज भी कोई सामान भी उसको पेनेट्रेट करने पे, वो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा और उसका अलग सजा है। वो जो बाकी जो 18 ईयर्स के अबव जो लड़कियां हैं उनका अगर रेप होता है तो उनके लिए अलग सजा है, ये वाला अलग है। तो इसमें एक ये जूलियट, रोमियो जूलियट क्यों बोल रहा है कि अब देखिए कि अगर कोई लड़का है जो 19 ईयर्स का है, जो एडल्ट है, और उस वो रोमांटिक रिलेशनशिप में है किसी लड़की के साथ जो 17 साल की है, और वो लोग कंसेंशुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो लड़की जो है वो क्योंकि माइनर है, तो ये मैटर नहीं करेगा कि वो कंसेंशुअल सेक्स है, वो मैटर ये करेगा कि लड़का एडल्ट है। तो वो लड़के पे ये पॉक्सो लग जाएगा। तो वही कोर्ट बोल रहा है कि रोमियो जूलियट लगाओ, कि भाई अगर कंसेंशुअल सेक्स हो रहा है तो उसको पॉक्सो मत लगाओ उस पे। अब एक इसमें मैटर क्या होता है कि जैसे बहुत बार शादी होता है तो लड़का बड़ा रहता है, लड़की अंडर एज होती है चाइल्ड मैरिज में, तो उसमें जब पुलिस पकड़ती है तो वो पेरेंट्स पे, दोनों के पेरेंट्स पे लगा देगा चाइल्ड मैरिज, लड़के पे भी लगेगा चाइल्ड मैरिज का एक्ट, और उस पे पॉक्सो भी लग जाता है अगर वो इंटरकोर्स कर लिया है तो वो एक प्रॉब्लम है। और अगर आप एक्ट को पढ़िएगा तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अब सोचिए कि लड़का भी 17 साल का है, लड़की भी 17 साल की है, तब क्या होगा, तब किस पे लगेगा, समझ? तो वो एक लूप होल है इसमें एक्ट में। तो वही ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये रोमियो जूलियट वाला क्लॉज ट्राई करो उसमें इनकॉर्पोरेट करने का, कि अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप है तो उसमें पॉक्सो ना लगे, इवन दो वो लड़की माइनर हो। फिर गवर्नमेंट लॉन्चेस ड्राइव टू रिड्यूस, ये रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में वो एम कर रही है सरकार। ये देखिए, आदित्य L1 डिकोडेड हाउ सोलर स्टॉर्म्स इम्पैक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसरो। आदित्य L1 से इस बार जरूर क्वेश्चन आने वाला है, या तो प्री में या मेंस में। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ये बेसिकली क्या करता है इसको देखते हैं हम लोग। आदित्य L1 देखिए, ये लॉन्च हुआ था September 2, 2023 में,
और पहुंचा कब, ये 2024 में पहुंचा अपने हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पे, और ये लॉन्च हुआ था PSLV C57 पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन टू स्टडी द सन। आदित्य, आदित्य मतलब सूरज। इट इज प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्राजियन पॉइंट 1, इस पे लास्ट में आएंगे, लैग्राजियन पॉइंट 1 और हेलो ऑर्बिट पे। ये देखिए अर्थ, पहले सन को समझिए कि इसका सबसे पहले कोर है, उसके बाद एक रेडिएटिव जोन है, फिर कंडक्टिव कन्वेक्शन जोन है। रेडिएटिव मतलब जो नीचे का हीट है वो ऊपर आ रहा है, और कन्वेक्शन भी वही है, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग अलग होता है। उसके बाद फिर उसका फोटोस्फेयर होता है, उसका जो सरफेस है जो हम लोग देखते हैं, जब आप सूरज को ऐसे देखोगे तो जो दिखता है वो फोटोस्फेयर है। और अगर आपको जब लूप सॉरी सोलर एक्लिप्स होगा तब आपको एक रिंग दिखेगा मून के अराउंड, तो उसको बोलते हैं कोरोना। तो पहला इसमें क्या है कि ये फोटोस्फेयर को पड़ेगा, जो ये सरफेस है, उसके बाद ये क्रोमोस्फेयर को पड़ेगा, और पड़ेगा कोरोना को इन मल्टीपल वेवलेंथ। मल्टीपल वेवलेंथ हो गया मतलब वो इंफ्रारेड में भी पढ़ लेगा, विजिबल लाइट में भी पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट में भी पड़ेगा। फिर पड़ेगा पार्टिकल फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम सन एंड मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ दिस पार्टिकल्स। देखिए सन से जो भी निकलेगा वो ऐसा नहीं है कि हवा निकलेगा, मतलब कोई आंधी नहीं आता है, वो पार्टिकल्स निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, जिनको आयंस बोलते हैं। तो उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उन आयंस को पड़ेगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड द पाथ थ्रू इंटरप्लैनेटरी सोलर स्टॉर्म एंड द पाथ थ्रू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। सोलर स्टॉर्म क्या हुआ वो नीचे देखेंगे। स्टडी सन्स कोरोना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये क्या एनोमली है कि फोटोस्फेयर जो है सन का सरफेस वो होता है भाई 5500 डिग्री सेल्सियस, और कोरोना जो होता है वो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कैसे हो रहा है कि सन का जो सरफेस है वो है 5500 डिग्री सेल्सियस, और ये जो पार्ट है कोरोना जो है उसका, इस पे फिर टेम्परेचर बढ़ कैसे गया और इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, तो वो पड़ेगा ये आदित्य L1। अब सोलर स्टॉर्म क्या होता है? A solar storm is a sudden explosion of particles, energy, magnetic fields and material blasted into the solar system by the sun। तो ये तो सिंपल है कि जो भी पार्टिकल्स, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सोलर सिस्टम है मतलब अपने चारों तरफ जो इजेक्ट करेगा उसको बोलते हैं सोलर स्टॉर्म। ये क्यों होता है? अब देखिए सन का है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सन में चार्ज पार्टिकल्स है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो और सन रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस पे, सन भी रोटेट करता है। तो सन का जो रोटेशन है, अब उसमें एक चीज क्या है कि जो सन का इक्वेटर होगा वो जल्दी रोटेट करेगा, और सन का जो पोल्स होगा वो धीरे रोटेट करेगा। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वो कॉइल होते जाएगा, वो एक दूसरे में उलझते जाएगा। और एक समय ऐसा आता है जब वो कॉइल अचानक वो जो ऐसे जकड़ा हुआ है वो सीधे हो जाता है। तो वो जैसे ही सीधा होता है तो एक भारी एक सोलर स्टॉर्म निकलता है, जिसमें मटेरियल्स, पार्टिकल्स और सब जो भी मैटर है, मैटर नहीं, जो भी वो सब है वो स्पेस में निकलता है। तो यही उतना में दिया हुआ है कि these magnetic fields get twisted up as the sun rotates when its equator rotating faster than its poles. Solar storm typically begin when the twisted magnetic field on the sun get contorted and stressed so much that they snap and reconnect, releasing large amounts of energy। अब इसमें अलग अलग चीज हो सकता है, एक सोलर फ्लेयर हो सकता है, ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, रेडिएशन स्टॉर्म हो सकता है, कोरोनल मास इजेक्शन हो सकता है। तो जो हमारा आदित्य L1 है वो ये सबको पड़ेगा। जब आप लिखोगे एग्जाम में कि सोलर स्टॉर्म पड़ेगा तो आप उसके साथ ये भी लिखिएगा एज वेल एज सोलर फ्लेयर, रेडिएशन स्टॉर्म एंड कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये जो फोटो है ये ESA नासा से लिया हुआ है। ये कोरोनल मास इजेक्शन का, ये सोहो नाम का उसका एक सैटेलाइट था, उसका ये इमेज है। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़े क्यों, मतलब वाई स्टडी द सन। सबसे पहले तो इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ, कि जो अर्थ पे जो भी लाइफ है वो सन के ही उसके कारण है। फिर सन का सरफेस अभी बताएं कि फोटोस्फेयर 5500 डिग्री सेल्सियस और कोरोना मिलियंस 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो उस एनोमली को हम लोग को समझना है। फिर सोलर स्टॉर्म, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो जब भी आते हैं तो वो, और न्यूज़ यही है, ये वाला यही है मैग्नेटिक। देखिए ये जो इम्पैक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को असर किया है, सोलर स्टॉर्म्स
इम्पैक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ये जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलर स्टॉर्म है, ये जब आता है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये छेड़छाड़ करता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स है, जो रेडियो कम्युनिकेशन, ये सबको डिसरप्ट करता है। इवन अगर बहुत तेज आए तो पावर लाइंस को भी डिसरप्ट कर सकता है, जीपीएस सिग्नल्स को डिसरप्ट कर सकता है। फिर एक क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सन का जो कोर है वो एक नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर है, और हम लोग बनाना चाह रहे हैं एक फ्यूजन रिएक्टर अर्थ पे। तो उसको हम लोग अगर समझेंगे अच्छे से तो मे बी कि हमारे लिए आसान होगा एक फ्यूजन रिएक्टर बनाने का। अब हेलो ऑर्बिट और लैग्रांजियन पॉइंट क्या है? देखिए, लैग्रांज पॉइंट जो होता है ना, वो 5 पॉइंट होता है। कोई भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे सन और अर्थ है, उसमें 5 ऐसा पॉइंट होगा। एक मतलब दो मैसिव ऑब्जेक्ट और एक उन ऐसा मास का ऑब्जेक्ट जो नेग्लिजिबल है उनके सामने। तो जो दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अराउंड 5 ऐसा पॉइंट होगा जहां वो नेग्लिजिबल अमाउंट का जो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले है L1, उसके बाद है L2, उसके बाद है L3, उसके बाद है L4, उसके बाद है L5। अब देखिए, L1 जो है वो सन के तरफ होता है। तो इसमें क्या फायदा है कि वो सन को डायरेक्टली, अब सन को डायरेक्टली वो व्यू कर सकता है, वो कभी वो बीच में कुछ नहीं आएगा मून से। वो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से, तो मून उसके बीच में कभी नहीं आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हबल है, हबल अगर पढ़ना चाह रहा है, अगर सन का इमेज लेना चाह रहा है, तो उसको वेट करना पड़ेगा कि भाई मून मेरे सामने नहीं है, क्योंकि हबल 600-700 किलोमीटर ऊपर है। तो आदित्य L1 में ये दिक्कत नहीं है। L2 वो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे हमारा JWST है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि ये फिर मून और अलग अलग बॉडीज ये सबसे ये परे है, ये उसके उस साइड है, तो इसको कंटिन्यूअस स्पेस को देख सकता है। फिर L3 किसी काम का नहीं है। L4 और L5 जो है, इस पे फ्यूचर में अगर हम लोगों को कोई हैबिटेबल कुछ भेजना हो तो यहाँ पे भेजा जा सकता है। अब एक चीज ध्यान, अब देखिए कि ये होता क्या है इसमें, कि जब ये, अब ये रोटेट किस, जो ऑर्बिट है इसको हेलो ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ये पॉइंट है, पॉइंट भी नहीं है, ये ब्लैंक है, और इसको ये रोटेट कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही अर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आएगा ना, तो ये भी ऐसे चेंज होकर के यहाँ पर रोटेट करने लगेगा। फिर अर्थ अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, वैसे ही L3 L2 सब चेंज हो जाएंगे। तो वो जो रोटेट कर रहा है, जो ऑर्बिट है उसका, वो किसी चीज के अराउंड नहीं है। जैसे मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के अराउंड है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सन के अराउंड है, सन का जो ऑर्बिट है वो ब्लैक होल के अराउंड है। लेकिन इसका ऑर्बिट एम्प्टी स्पेस में है, वो ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा है एम्प्टी स्पेस के, इसलिए उसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। और ये एक वो है, कैसे गया था, तो ऐसे घूम घूम के फिर ऐसे L1 पहुंचा 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे। तो इसमें देखिए ये जो नोट्स है ना, इसमें आदित्य L1 है, यहाँ पे गगनयान है, ये सब आप टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पैडेक्स होगा, एक्सपोसैट है, फिर निसार है, ये सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि ये क्या है आदित्य L1, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन सब क्या होता है, क्यों हम लोगों को पढ़ना चाहिए सन को, हेलो ऑर्बिट और लैग्रांजियन पॉइंट क्या होता है। देखिए ध्यान में रखिएगा, इस बार पूछने वाला है ये, बहुत चांस है कि पूछेगा। हिमाचल में जो एप्पल का वहाँ पे बहुत वो होता है, कल्टीवेशन होता है, उस पर अभी कुछ कुछ दिक्कत आ रहा है क्योंकि वेदर के कारण। शिफ्टिंग फ्रॉम रशियन ऑयल इंपोर्ट्स विल करेंटली नॉट हर्ट इंडिया फाइनेंशियली। बोल रहा है कि उसका डिस्काउंट वैसे भी कम हो रहा था, तो ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। ब्रुसेल्स मतलब EU, इसका अब ये गए हैं पीयूष गोयल साहब FTA करने के लिए, FTA होगा। राइस एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर रेड्डीज, ये तो हो गया, फ्रंट हो गया। गवर्नमेंट हाइक्स बजट फॉर नरेला MCD, पिक्स अप स्ट्रे डॉग्स लिंक टू डेडली द्वारका अटैक्स। ओ, ओ वाह, इन लोगों ने ही मारा उस बेचारे को।
Night shelter packed patient skin brave the cold outside hospital. Assembly video row speaker issues notice to Punjab police. Meerut murder accused nabbed. सब ऐसे ही टाइम पास के लिए दे देता है. Stalin urged Modi to consult states before finalizing caste enumeration rules. BJP is responsible for ghettoization. Joint manifesto appointed to BJP. मोदी जी गए हैं वहाँ सोमनाथ, तो पूजा पाठ हो रहा है. तेलंगाना ऑर्डर्स हॉल्ट विजर्ड्स पेपर लीक एंडेड. तो आज का बस इतना ही है. एक तो PYQ देख लेते हैं क्या है. ये जो अभी इतना PYQ जो है ये स्पेस से रिलेटेड है. ये आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा. आज का जो PYQ है वो देखते हैं. देखिए सबसे पहले वो वही है फॉग फॉर्मेशन. ये ड्यू ड्रॉप्स बोल रहा है. वाई ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फाउंड ऑन अ क्लाउडी नाइट. क्यों? क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम अर्थ सरफेस. नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो और ठंडा हो जाएगा. क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन. ये होगा वो बैक, वो जो रेडिएशन को वो जो रिफ्लेक्ट कर देता है उसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाता है, उसके कारण नहीं बन पाता है. फिर क्वांटम कंप्यूटिंग से एक सिंपल सा सवाल था कि क्यूबिट किस कंटेक्स्ट में रहता है. तो क्वांटम कंप्यूटिंग. देखिए इतना सिंपल सवाल भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स सवाल भी आ सकता है. फिर एक अभी हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन पे बात किए, उस पर एक है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, हाउ डज इट अफेक्ट वेदर. तो इसमें आपको एक दे सकते हो कि फॉग बनता है एंड हैबिटेंट्स. अब जैसे वैली फॉग बनता है तो उसमें क्या होता है कि आप वैली में नहीं रहते हो, वैली में कल्टीवेशन नहीं होता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन होते रहता है. तो आज के लिए इतना ही. बाकी आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल आप चेक करते रहना, नोट्स हम डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा. और ये साइंस वाला ये जितना भी स्पेस का मिशन है इसका भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा. थैंक यू.